नमस्कार। मैं अशोक वानखड़े। महाराष्ट्र में एक नया मुहावरा गढ़ा है, 25 खोके सब कुछ ओके। इसके पहले 50 खोके सब कुछ ओके वाला मुहावरा पूरा महाराष्ट्र में छाया था। हुआ यूं, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। उद्धव के खास माने जाने वाले एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर सूरत भागे। सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा होते हुए मुंबई आए। मुंबई आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2.5 साल की उद्धव सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई। देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े पार्टी के मुखिया होते हुए भी उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। वो बड़ा अपमान का घूंट, बड़े परेशान होकर उन्होंने गटक लिया और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार ठीक चल रही थी। सरकार को 1 साल हो गया था। एक एक्सपांशन हो गया था। उसके बाद बाकी लोग कपड़े सिलवा के बैठे थे, क्योंकि बाकी बचा हुआ जो मंत्रालय है, क्योंकि 43 की कैपेसिटी है, तो बाकी जो अभी एक्सपांशन होना है उसमें आधे आधे एक्सपांशन होगा, ऐसा सबको लग रहा था। एकाएक महाराष्ट्र में फिर भूचाल हुआ और शरद पवार के भतीजे अजित पवार 30-35, अभी आंकड़ा ना शरद जी को पता है ना अजित जी को पता है, लेकर फिर सरकार में शामिल हुए। सरकार कहती है हम 200 पार हैं। अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने खास लोगों को मंत्री भी बनवाया। अब एकनाथ शिंदे का गुट बहुत परेशान है, क्योंकि जो रोटी आधी आधी बंटनी थी अब उसमें 3 हिस्से हो गए। जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ी या महाविकास आघाड़ी सरकार छोड़ी, तब उन्होंने मुख्य आरोप लगाया था कि अजित पवार वित्त मंत्री थे और उन्होंने सिर्फ अपने वालों को बांटा और हम सबको डांटा। वो चाहते थे कि किसी भी हालत में वित्त मंत्रालय फिर से अजित पवार के पास ना जाए, ताकि उनकी किरकिरी हो जाती समाज में। अजित पवार भी अड़ लिए कि लूंगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लूंगा। मामला दिल्ली दरबार तक आ गया। दिल्ली दरबार ने शिंदे को 2 टूक कहा कि अजित जी को वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, आप अपना सोच लीजिए। मरता क्या न करता, जाके चुपचाप बैठ गए। और फिर जैसे ही अजित पवार ने मंत्रालय संभाला, जो पूरक मांगे आई विधानसभा में, विधानसभा सत्र शुरू हो गया। उन्होंने उसमें करीब करीब 1500 करोड़ रुपए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए सैंक्शन करवाए और फिर 25 करोड़ रुपए का बंटवारा शुरू हुआ। उन्होंने अपने खास जो उनके साथ जो लोग आए, उनको करीब करीब सभी को 25-25 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड अलॉट किया। और आप एक विधायक को 25 करोड़ का फंड जब मिलता है तो आप सब जानते हैं कि वो फंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसमें कितना कट किसको मिलता है। और उसके बाद एकनाथ शिंदे के लोग जो नाराज थे पहले, उन्हें खुश करने के लिए उनमें से कुछ को दे दिया, भाजपा के कुछ लोगों को दे दिया। लेकिन जो लोग शरद पवार के साथ है, जो कांग्रेस के साथ है, जो उद्धव के साथ है, उनके हाथ में उनका कटोरा खाली रहा। फिर ये 25 खोखों का आरोप लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए उधर तो ब्लैक में गए होंगे, 50 करोड़ रुपए, ये तो 25 करोड़ रुपए तो व्हाइट में जा रहे हैं। ये क्या कीमत है उन विधायकों की जो अजित पवार, शरद पवार को छोड़ के अजित के साथ चले गए। एक वहां पे भरत गोगावले हैं, हाई प्रोफाइल विधायक है और अजित के साथ है। वो बड़े नाराज हो गए थे कि उनको मंत्री पद नहीं बनाया। तो सुना गया है उनको 150 करोड़ रुपए आवंटन हुए। यानी आप मंत्री बन के जितना व्यवस्था कर सकते थे, ये फंड लेके भी उतनी व्यवस्था कर सकते हैं। कुल मिलाकर खेल पैसे का है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं कि अरे भाई, विकास हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। अब जहां जहां विकास नहीं, वहां पैसा गया है। पैसा तो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में गया है ना, इसमें चिंतित होने की बात क्या है। यही आरोप पहले भी लगा था, यही आरोप आज भी लगा है। यही कारण है कि अजित पवार ने वित्त मंत्री मांग के लिया और जिद पे लिया। तो महाराष्ट्र में अभी खो खो का खेल ऐसा चल रहा है।
अब आने वाले समय में ये वित्त मंत्री कितने महाराष्ट्र को क्या देगा, ये भगवान जानता है। अब महाराष्ट्र में ना विदर्भ का बैकलॉग होगा, ना मराठवाड़ा का बैकलॉग होगा, ना कोकण की कोई परेशानियां होगी, ना पश्चिम महाराष्ट्र की कोई तकलीफें होगी। तकलीफें होगी तो उन विधानसभा में, उन लोकसभा में जहां के लोग ना बीजेपी के साथ है, ना एकनाथ शिंदे के साथ है, ना अजित पवार के साथ है। ये खेल महाराष्ट्र में शुरू हुआ है और जब तक अब चुनाव होंगे ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अजित पवार बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला जिनके नाम से कहा होगा, वो चौड़े होकर उन्हीं के पार्टी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री पद पे बैठते हैं, तो प्रधानमंत्री को भी मुंह की खानी पड़ी। चक्की पिसवाने वाले अजित पवार को भी मुंह की खानी पड़ी। एकनाथ शिंदे जो कह रहे थे कि हमने महाविकास आघाड़ी छोड़ी अजित पवार की वजह से, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर हमारे नेताओं की चमड़ी इतनी मोटी है कि कितनी बार भी मुंह पे गिरे फिर हंसते हुए उठते हैं, मानो जैसे खुद ही गिरने की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसी बीच में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली हाजिर हुए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के दैवत है पांडुरंग, विठल, जिसकी यात्रा को जाने के लिए वारी कहते हैं। और जब आप किसी पे आक्रमण करते हो तो महाराष्ट्र में उसको स्वारी कहते हैं। एक समय था कि महाराष्ट्र दिल्ली पर स्वारी करता था, आक्रमण करता था, छत्रपति शिवाजी से लेके पेशवा तक। और उसके बाद जब चाइना की हार हुई और नेहरू जी को बहुत सुनना पड़ा, भारत चाइना में जो भारत की हार हुई, उस युद्ध की बात करता हूं। उस समय यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के थे, उस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े हो गए। और तब एक मुहावरा कहा जाता था कि जब हिमालय परेशानी में आ गया तो सह्याद्री भाग के उसकी मदद के लिए गया। तो ये स्वारी करने वाला महाराष्ट्र अब वारी करने लगा है, मतलब भगवान के दरबार में मत्था टेकने आता है। क्योंकि ये जो एकनाथ शिंदे है, इनके भगवान तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत वो सत्ता में है। इसलिए नहीं कि अब उनको जरूरत है बीजेपी को। बीजेपी के पास तो अजित पवार ने आंकड़ा पूरा कर दिया। अब एकनाथ शिंदे जी की पूरी राजनीतिक भविष्य जो है वो मोदी और शाह के हाथ में है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला है स्पीकर के पास पेंडिंग है जो बीजेपी के है। तो हर एक दिन डेली विजर्स पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तो वो पूरे दल बल के साथ, अपने पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बेटे, बहू और छोटे पोते के साथ प्रधानमंत्री जी को मिलने गए। प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, स्वागत किया और नसीहत दी कि आप अपने यहाँ कार्यक्रम जो है, प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी और ठीक ठीक करिए, प्रोजेक्ट कंप्लीशन जल्दी करिए, पीछे लगिए जो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट को फिर रेखांकित किया, धारावी रीडेवलपमेंट। फिर प्रधानमंत्री जी को अपने मित्र की याद आई, अडानी की, जो अडानी को यह प्रोजेक्ट दिया गया एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा। यह भी बड़ा अजीब मसला है। धारावी का पहला टेंडर हुआ, उसमें अडानी जी भी थे और सिकलिंग टेक्नोलॉजीज करके एक दुबई का एग्लोमरेशन था। उन्होंने मिलकर बिड किया और सिकलिंग को एक प्रोजेक्ट मिला। करीब करीब 260 हेक्टर का वो स्लम एरिया है जो बॉम्बे के हार्ट में है, जहां जमीन के भाव इंच से होते हैं। वहां जो पहला टेंडर सिकलिंग टेक्नोलॉजीज को मिला,
उसके बाद उसमें रायता फैलाया गया, रेलवे के ऑब्जेक्शन, इसके ऑब्जेक्शन, उसके ऑब्जेक्शन, वो टेंडर कैंसिल किया गया। फिर नई सरकार आई, उन्होंने नया टेंडर फ्लोट किया। उस टेंडर में कंडीशंस ऐसी डाली गई कि सिकलिंग टेक्नोलॉजीज बाहर हो गई। बड़े मुश्किल से 2 लोग उसमें बीड कर पाए, डीएलएफ और अडानी। डीएलएफ बहुत पीछे रह गए, अडानी जी को प्रोजेक्ट मिला। उसमें से कई पॉइंट्स है, कई धाराएं हैं जो बदली गई, कई क्लॉजेस जो है जो बदले गए, वो खासकर बिल्डर को सहूलियत देने के लिए। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट में सिकलिंग टेक्नोलॉजीज के लोग पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की हुई, लेकिन हाई कोर्ट की सुनवाई अपनी जगह, एक जीआर निकालकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस काम को स्पीड अप करने का प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र में उन बातों की याद नहीं आई जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था। अपने मित्र अडानी जी की याद बहुत आई, इसीलिए कहा कि आप थोड़ा धारावी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और हमारे महाराष्ट्र के लोग जो वहां पे पूछ हिलाते हुए आते हैं नतमस्तक होने, छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर, वो आदेश सर आंखों पे लेके चले गए हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र से 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक टाटा का विमानों का प्रोजेक्ट और एक सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट गुजरात में चले गए, यानी महाराष्ट्र के ऊपर डकैती हुई, और 2 प्रोजेक्ट जब गुजरात चले गए तो गुजरात के चुनाव में तो प्रधानमंत्री ने उनको खूब भुना कि देखो ये प्रोजेक्ट मैं लेके आया, गुजरात की धरती के लिए लेके आया, गुजरात की संपन्नता के लिए लेके आया। लेकिन महाराष्ट्र के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तब यही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हमको प्रॉमिस किया है, इससे भी बड़े प्रोजेक्ट हम आपको देंगे। आज महाराष्ट्र उस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहा था। आज महाराष्ट्र को अपेक्षा थी, एकनाथ शिंदे जो अपने आप को मराठा कहते हैं, यदि वो उस दरबार में है, दिल्ली दरबार में, तो ताकत के साथ बोलते कि साहब धारावी तो अपनी जगह पे है, लेकिन 2 प्रोजेक्ट जो हमारे गए उसकी भरपाई आप करने वाले थे, वो प्रोजेक्ट कहां है। लेकिन फिर बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। जो किसी और की बैसाखियों पे चलता हो वो क्या चैलेंज देगा। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। कुल मिलाकर स्थिति ये लग रही है कि क्या अजित पवार आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अजित पवार के बहुत ही नजदीकी एक एमएलए है अमोल मिटकरी, स्पोक्स पर्सन भी है उनके। उन्होंने ट्वीट किया और वो ट्वीट में वो लिखते हैं कि बहुत जल्दी आपको सुनाई देगा, मैं अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। ये ट्वीट महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तो पैदा कर गया, लेकिन एक संयोग भी होता है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन एक दिन छोड़ के आते हैं आसपास, और जब अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस वह जन्मदिन मना रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दरबार में शायद अपने राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आए थे। लेकिन ये भाजपा है, वो सिर्फ अपना देखती है। ये बात जब एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार को समझ में आ गई तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन फिलहाल अभी महाराष्ट्र में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। 50 खो के लोग भूल गए हैं, 25 खोखों का खेल चल रहा है। अडानी जी के पोबारा है और महाराष्ट्र की जनता आत्महत्या के लिए मजबूर है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।